हेलो नमस्ते जय जोहार। मेरा नाम है भोजराज बारले और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नव अभियान छत्तीसगढ़ में। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर कुर्रे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। सर आपका एक संक्षिप्त परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि मैं डॉक्टर राम मनोहर कुर्रे और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा जन्म है बिलासपुर के पास हिर्री थाना में, गांव मेड़पार बाज़ार, वहाँ हुआ था। शुरुआत के बचपन वहाँ बीती। फिर वहाँ कुछ कारणों से वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो कई लोगों का मर्डर हो गया था। एक दिन में 7 लोगों का मर्डर हो गया था। अच्छा। छोटे गांव में दिन दहाड़े। अच्छा। तो इसलिए फिर जान बचाने के लिए हम लोगों को दूसरे गांव आना पड़ा और ढोड़की गांव है बिल्हा के पास, वहाँ बिल्हा में मेरी पढ़ाई हुई। क्लास पहली से क्लास 10वीं क्लास 11वीं तक। पहले 11वीं बोर्ड हुआ करता था, तो वहाँ तक मेरी पढ़ाई हुई। वहाँ पे मैं बायो लेकर फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन से पास हुआ। फिर मैं पीजी साइंस कॉलेज सीपत रोड बिलासपुर में बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और वहाँ कॉलेज करते करते फिर मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और वहाँ अच्छे नंबर आए तो मेरे को एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में एडमिशन मिल गया। अच्छा। वहाँ पे मैंने एमबीबीएस और एमडी दोनों किया और एमडी करने के बाद फिर दिल्ली चला गया। वहाँ पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में था मैं 3 साल तक सीनियर रजिस्ट्रार के पोस्ट पे। और उसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार से लेक्चरर के पोस्ट पे वांट्स निकली थी, उसमें मेरा पीएससी से सिलेक्शन हो गया और फिर मैं एमपी गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लिया। तो शुरू का जो हाफ है कहा जाए करियर का, एजुकेशन तक का ये है। अच्छा, ठीक। तो सर जैसे आपने बताया कि कॉलेज लाइफ तक के आपने बता दिया, उसके बाद फिर जॉब लगे, उसके बाद का करियर और अभी तक का जो आपका जर्नी है उसके बारे में ज़रा बताइए। पहले अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को कहते हैं उसको पहले लेक्चरर कहा जाता था, तो मैं एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था और मेरी पोस्टिंग थी ग्वालियर में, पहली पोस्टिंग थी। मेरा सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन रिसर्च पुडुचेरी के लिए भी हो गया था एज असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन चूंकि एमपी छत्तीसगढ़ उस समय बराबर था और मेरी चूँकि मातृभूमि है, इसलिए मैं प्रीफर करते हुए एमपी गवर्नमेंट का जॉब ज्वाइन किया था। मैं करीब 2 साल ग्वालियर में रहा, फिर मेरा ट्रांसफ़र भोपाल हो गया। भोपाल में मैं रहा, फिर मेरा ट्रांसफ़र रीवा हुआ, उसके बाद फिर जबलपुर हुआ। इसलिए इस तरह से बार बार मेरा कुछ सालों में ट्रांसफ़र होते रहा। जबलपुर में कुछ समय रहने के बाद फिर मैं इस बीच में एक्चुअली मैं छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो मैं चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ मेरा ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि मैं यहीं का निवासी हूँ, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर बार बार ट्रांसफ़र की वजह से फिर जबलपुर में कुछ साल रहने के बाद फिर मैं विदेश चला गया था। वहाँ सऊदी अरब में रहा और उसके बाद में फिर एमपी गवर्नमेंट की जॉब से रिज़ाइन दे दिया और फिर मैं छत्तीसगढ़ आ गया। सऊदी अरब में रहते समय ही, चूँकि मेरा ससुराल भी रायपुर में ही है, मेरे परिवार उसमें बच्चे रायपुर में थे, पढ़ाई कर रहे थे और मकान भी वहीं पे ख़रीद लिए हैं, तो रायपुर फिर फाइनली शिफ्ट हो गए हम लोग। यहाँ आने के बाद मैं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज है भिलाई में, वहाँ करीब 5 साल तक प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पद पर कार्य किया हूँ। अब चूँकि आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, काफ़ी लंबा पड़ जाता था मेरे घर से करीब 54-55 किलोमीटर। इसी बीच में मेरे को रिम्स मेडिकल कॉलेज जो मंदिर हसद के पास रायपुर में है, वहाँ से कॉल आया, तो अभी पिछले 4-5 महीने से करीब मैं वहाँ पे प्रोफेसर के पद पे कार्यरत कर रहा हूँ। ठीक। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपको दोनों का एक्सपीरियंस है, तो इन दोनों ही स्टेट में कुछ ऐसा अंतर या कुछ ऐसा आपका एक्सपीरियंस रहा हो जो वहाँ है पर यहाँ नहीं है और यहाँ है पर वहाँ नहीं है, ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व किया हो तो? दोनों स्टेट हिंदी स्पीकिंग है और बहुत ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो ये है कि चूँकि मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ,
तो यहाँ आने के बाद मेरे को एक अलग अजीब सी एक संतुष्टि मिल रही है कि मैं अपनी माटी और उससे जुड़े लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है मेरे को। दूसरी बात है, जैसे मैं ग्वालियर में बुंदेलखंड है, तो लोकल भाषा वहाँ की बुंदेलखंड थी। इंदौर में मेरी पढ़ाई हुई, पूरे 9 साल रहा मैं करीब, वहाँ मालवी बोली जाती है। रीवा में भी रहा मैं, वहाँ बघेलखंड बोली जाती है। तो वो लोकल भाषाओं का मेरे को ज्ञान नहीं था, तो वो पब्लिक से जुड़ने से जो दिल से जो बातें होती थी, हिंदी से काम चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन एक लोकल भाषा से बोलने से जो दिल का जुड़ाव होता है वो मैं फील नहीं कर पाता था। एक पर्सनल टच हो ही जाता है कहीं ना कहीं। हाँ। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आके यहाँ पे लोकल गांव के जो मरीज आते हैं उनसे मैं लोकल छत्तीसगढ़ी में भी बात करता हूँ, नोनी बाबू ऐसे करके बात करता हूँ बच्चों से, ठीक है। तो इसलिए एक अलग से संतुष्टि फील और जुड़ाव फील होता है। जी। अब वो कहीं ना कहीं रहता ही है सर, जहाँ के हैं वहाँ के लोगों से, वहाँ के माटी से एक अलग जुड़ाव रहता ही है, अब कहीं भी चले जाएं। हाँ जी। जी ठीक। तो सर जैसे आपने करियर में आप ऐसा कोई मतलब अभी तक के लाइफ में ऐसा कोई एक पॉइंट होगा, एक टर्निंग पॉइंट जिससे आप मतलब कहते हो कि हाँ ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, इसके बाद मेरे लाइफ में थोड़ा टर्न लिया है और एक अच्छे मतलब लेवल पे मैं पहुंच रहा हूँ, ऐसा कुछ अगर आपको याद हो तो? वैसे इस लंबी यात्रा में कई पड़ाव हैं जो अपने आप में उस समय टर्निंग पॉइंट महसूस होता था। जैसे 11th का रिजल्ट आया हमारा हायर सेकेंडरी बोर्ड का, तो उस समय हम लोग पैरा अंदर रख रहे थे और मुझे पता चला कि मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। फर्स्ट डिवीज़न उस समय बहुत बड़ी बात होती थी और साथ में डिस्टिंक्शन से पास हुआ हूँ। तो उस समय की एक अलग खुशी थी और उस समय हम लोकल गांव के जैसे अंगा का रोटी बना के उसको सेलिब्रेट किए थे। फिर दूसरा जो बहुत जंप था वो है मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। तो वो हुआ, इंदौर चला गया, फिर वहाँ से पीजी मिलना अपने आप में वो भी बड़ी उपलब्धि थी और एमडी पीडियाट्रिक्स का ब्रांच मिलना जो अपने आप में बहुत मुश्किल था होना, उसमें मिलना होता था, वो मेरे को बड़ी आसानी से मिल गई, तो भी अच्छा था। अब रायपुर में आके एक बड़ा पड़ाव और अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, वो इसलिए कि अब मैं एक तो ट्रांसफ़र का कोई डर नहीं है मेरे को, दूसरा लोकल अपने मातृभूमि में आया हूँ, तीसरा अपना मकान हो गया है और बच्चे भी मेरे अब सेटल होने वाली स्थिति में आ गए हैं। बड़ा बेटा भी मेरा MBBS कर लिया है, तो अभी की स्थिति मेरी ज़िंदगी की काफ़ी सुखद वाली स्थिति है और अच्छा पड़ा। रायपुर आना मेरा अच्छा डिसीजन है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी सर, जैसे आपका पूरा लाइफ चिकित्सा के क्षेत्र में गुजर रहा है, तो ऐसा कोई पेशेंट या ऐसा कोई केस आपको याद हो जो मतलब वो दिमाग में अभी भी वो पिन कर गया हो कि ये केस मैं कभी नहीं भूल सकता लाइफ में, ऐसा कुछ अगर हो तो बताइए। हाँ, वैसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम लोग जो MD करते समय, PG करते समय जो केस देखते हैं और दिन रात उस समय जुड़े रहते हैं, कई बार हम लोग 48 घंटे की ड्यूटी लगातार करते थे, 48 घंटे 60 घंटे की ड्यूटी बिना घर गए ऐसे ड्यूटी करना पड़ता था और करते थे। उस समय बहुत मेहनत का काम लगता था, लेकिन आज उस समय को हम लोग याद करके आनंदित होते हैं। उसी समय में मुझे याद है एक बच्चा छोटा सा था और बेहोश आया था और झटके आ रहे थे उसको, और मैं रात को मुझे लगता है 2-3 बजे तक जाके उसको देख रहा था, मैनेज कर रहा था, तब तक बच्चा वो बेहोश ही था। फिर मेरे साथी को बोला कि भाई तुम अब इसको देखो और मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ करके। मैं 4 बजे के आसपास में आराम करने गया हूँ, फिर 2-3 घंटा आराम करके सुबह 7 बजे नाश्ता वगैरह लेके मैं जब वार्ड में पहुँचा तो वो बच्चा अपने बैठा हुआ था और पोहे खा रहा था अपने हाथ से। तो ये जो संतुष्टि मिलती है, ये जो संतुष्टि है मतलब इसको बयान नहीं कर सकते, ऐसा है। वैसी एक और केस था उसी समय, एक मुश्किल से 3-4 महीने की बच्ची आई थी और उसके बीच वही बेहोश थी और बीच बीच में सांस रुक रही थी उसकी, तो उसको भी हमने मैनेज किया। और उस समय इमरजेंसी में उस समय जो सांस देने की मशीन वगैरह नहीं थी, तो मैंने यहाँ तक कि उसको माउथ टू माउथ अपने मुंह से बच्ची को मुंह लगा के उसको सांस दिया था। और ऐसे 2-3 बार हुआ, जैसे जब भी भूल जाती थी फिर सांस देता था।
वेंटिलेटर उस समय उपलब्ध नहीं थे और फिर सांस चलते रहता था। तो ऐसे 2 बार 3 बार उसको ऐसे दिया मैंने। और 3 दिन के बाद उस समय उसकी माँ बहुत रो रही थी, बचेगी नहीं बचेगी क्या, ऐसे करके। और 3 दिन के बाद उसकी माँ बहुत खुश थी और छुट्टी मांग रही थी। अच्छा। हाँ, और दोनों बच्चे हंसी खुशी डिस्चार्ज होके गए। तो ये मेरे को अभी तक बहुत याद है। वैसे बहुत सारे केसेस हैं लेकिन ये दोनों विशेष रूप से याद है। ठीक ठीक। सर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रा बताइए। मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। पिताजी लोग 2 भाई थे। बड़े की संतान नहीं थे तो वो हमारे साथ में ही रहते थे और दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और मतलब एक मिसाल देने वाली प्यार था। हम लोग अपने माता पिता के वैसे तो 6 बहन और 4 भाई पैदा हुए थे। 3 बहनें जो बड़ी थीं गुजर गई हैं। अभी 3 बहन और 4 भाई हम लोग हैं और दोनों के बहन और भाई के बच्चे मिला के कहा जाए तो करीब मुझे लगता है 30-32 के आसपास बच्चे हैं। मेरे भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, ख़ास बात यह है। इसलिए मुझे सभी भाइयों का और भाभियों का बहुत प्यार मिला है और घर से पहला और आसपास के एरिया से पहला डॉक्टर बना हूँ, इसलिए मुझे विशेष लाड़ मिला है। अच्छा। एक ख़ास बात और है कि मुझे अपने दादाजी का पुनर्जन्म माना जाता था परिवार में, तो इसलिए मुझे पिताजी, बुआ जी, उनका भी बहुत लाड़ मिला है। पिताजी मेरे को दादा बोलते थे। अच्छा अच्छा। और मेरी वाइफ को अम्मा बोलते थे। हाँ, अब वो माता पिता नहीं रहे अब दुनिया में, लेकिन इस तरह से मेरे को काफ़ी लाड़ प्यार मिला है परिवार से। जी। तो सर, हमने सुना है आपके बारे में, थोड़ा रिसर्च कर रहे थे कि आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति, लोक संस्कृति में भी काफ़ी रुचि रखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ, इसकी बात ऐसी है कि कुछ परिवार में भी कहा जाए संगीत का माहौल था। हमारे ताऊ जी पंडित सखाराम कुर्रे, वो भागवत भी पढ़ते थे और रास लीला करते थे पहले। तो बहुत छोटा था मैं उस समय, उनके बार जो रास गम्मत जो होता है उसमें एक बार मैं उनके इसमें कृष्ण का रोल किया था। तो इसलिए छत्तीसगढ़ी संगीत से, लोक नृत्य से काफ़ी बचपन से जुड़ाव रहा है। दूसरी बात और है, हमारे गांव में पंडित लक्ष्मी नारायण रात्रे वो थे। वो कई बार रामायण का मंचन करते थे गांव में ही, तो हम लोग साथ में बैठते थे और मुझे एक बात की खुशी है कि मैं उनके साथ में बैठ के और मंजीरा बजाया हूँ और जो गाने को जो झोंकते हैं ऐसे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, हाँ, तो वो काम भी किया हूँ। तो इसलिए बचपन से गानों की रुचि रही है और अब उस रुचि को थोड़ा थोड़ा काफ़ी हद तक पूरा कर रहा हूँ मैं, कि अब मैं छत्तीसगढ़ी गाने भी गाता हूँ। वैसे बहुत पहले से गाता रहा हूँ मैं स्कूल में था तो भी गाना गाया था। बिलासपुर के साइंस कॉलेज में था, उस समय मैं छत्तीसगढ़ी गाना गाया था। उस समय मेरे लोकप्रिय जो गायक हुआ करते थे कि केदार यादव जी, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, ये तो थे ही, और शेख हुसैन साहब। तो ये तीनों के गाने में पहले भी गाता था और अभी भी गाता हूँ। एक कॉलेज में जो गाया था वो था महर महर महकत है भारत के भाग, मोर सती भुइयाँ के अमर है सुहाग। ये गाना गाया था, मेरे को सेकंड प्राइज़ मिली थी। अच्छा। इसके अलावा जब मैं इंदौर में रहा और अलग अलग जगहों पे रहा, तो जब भी मौका मिलता था तो कभी हिंदी कभी छत्तीसगढ़ी गाने गाया करता था। और अब चूँकि कराओके का ज़माना है तो कराओके में भी काफ़ी गाने उपलब्ध हैं, तो मैं कुछ छत्तीसगढ़ी गाने भी गाया हूँ। उसमें लक्ष्मण मस्तूरिया जी का मोर संग चलो ये भी गाया हूँ। हमारा राज्य गीत है अरपा पैरी की धार, ये भी गाया हूँ। शेख हुसैन जी का गाया हुआ थोड़ा मस्ती भरा गाना, मैं उनको गाते हुए, उनके गाने सुनकर किशोर साहब की याद आती है, जो मस्ती भरे वाले गाने, मन के मनमोहनी मोर दिल के दे जोगनी रे ठुमुक दान के, ये वाला। तो ऐसे बहुत सारे गाने गाया हूँ मैं। केदार यादव जी का वो नैना झूलतरी गोंदा इंजन गाड़ी से मर फुल गे,
है ना, ये वाला भी गाना गाया जी। तो सर अब बात हो ही रही है तो एक आध गाना हमें भी सुनने का बिल्कुल इच्छा है हमारा, और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप बैठे हो बता रहे हो अपना एक्सपीरियंस, तो सुनना तो बिल्कुल चाहेंगे। मैं केदार था, आज सुबह ही मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो रेडियो में केदार यादव जी के गाना चल रहा था। अभी मैं उसको, मुझे लगता है कि भिलाई में बच्चों के डॉक्टर का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी गाया था, उसके कुछ गाने की कोशिश करता हूँ। हमरो देखैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, गोरी नहीं है कारी नहीं है टूरेल ही मुटियारी नहीं है, सुघर सुवारी नहीं है जिंदगी के संगवारी नहीं है, रांध के देवैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, हसकटा डारिस निचट रोजे होटल के खवाई, होटल के खवाई, मन बीमार घर बैठे खोजा थे दवाई, खोजा थे दवाई, पारा भर लगड़ थे आधा रात के आवाई, रात के आवाई, चुगरी नहीं है चारी नहीं है गिल्ला नहीं है गारी नहीं है, कोला नहीं है बारी नहीं है बारी में तरकारी नहीं है, रांध के देवैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं गा, हमरो देखैया भैया कोनो नहीं गा। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि बहुत कम पुराने गाने सुनने को मिलते हैं। हाँ, और पुराने जो हमारे दिग्गज रहे हैं उनसे तो सुनते ही हैं, बट अभी के समय पे उन पुरानी आवाज़ों को, उन पुराने गानों को गाने वाले बहुत कम अभी इस बीच में हैं, हमारे बीच में अभी। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। इसी से मेरे मन में एक सवाल आया है कि जैसे आप बहुत पुराने समय से आपने बताया कि रुचि रख रहे हो आप कला के क्षेत्र में, तो पहले के गाने में और अभी करंट जो गाने चल रहे हैं और जो गाने बन रहे हैं, इसमें क्या अंतर आपको नजर आता है? समय समय का ये रहता है, समय के साथ हर चीज़ में परिवर्तन स्वाभाविक है। तो मैं ये नहीं कह सकता पहले अच्छा था अब खराब है या बुरा है, मैं ये कहना नहीं चाहता। अपना अपना सबका समय रहता है। अब गाने थोड़े फास्ट हो गए हैं, एक लय में एक मधुरता, और एक ख़ास बात मुझे लगता है कि लिरिक्स, शब्दों का जो चयन होता था उसमें भाव होते थे, वो शायद अब संगीत के जो ज़्यादा जो संगीत की जो ज़्यादा स्वर रहती है उसने ले लिया है। और गाने फास्ट भी हो गए हैं कई गाने, लेकिन फास्ट गाने भी अच्छे लगते हैं मेरे को अभी भी। जैसे मैं उनका सुनता हूँ, टूरा नहीं जाना नहीं जाना, वो भी अच्छा लगता है मेरे को। तो विशेष ये फ़र्क है लिरिक्स का, जो भाव का, वो थोड़ा सा मुझे कमी लगती है। बाकी गाने अभी भी अच्छे हो रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं जी। सर जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो पुरानी विधाएं हैं, कुछ डांस फॉर्म हैं, कुछ सॉन्ग के कुछ पुराने विधा हैं, वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनको सहेजने के लिए, संवारने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि हम यूथ के लिए, अभी के ज़माने की जो आगे बढ़ाएंगे जनरेशन म्यूज़िक को लेके या फिर किसी भी लोक संस्कृति को लेके, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उसको सहेज सकें? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो टीवी, इंटरनेट और मोबाइल आने के बाद विलुप्त होती जा रही हैं, लेकिन अपनी लोक कला को बचाने के लिए, लोक नृत्य हो चाहे गायन हो, इनको बचाना हम सबका कर्तव्य है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल और टीवी से आदमी, मुझे लगता है कि ज़्यादा अकेला और तन्हा होते जा रहे हैं। आपसी में जुड़ाव, मिलना जुलना, वो कम होते जा रहा है। तो इसको हर गांव में, हम गांव में थे तो एक नवयुवक मंडली बनी हुई थी, तो बीच बीच में हम लोग खुद भी कभी कभी कुछ नाटक वगैरह करते थे, कुछ खेल कूद भी होते रहता था। गांव में कई जगह बड़े लोगों का जो नवयुवक रहते थे उनको लाठी सिखाया जाता था। तो ऐसे संघ हैं या ग्रुप्स हैं, इसको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी चीज़ शामिल हो, खेल कूद भी हो,
फुटबॉल भी खेलें। कबड्डी में कुछ नहीं लगता, कोई सामान की ज़रूरत नहीं है। कबड्डी खेलें बच्चे, उससे ताकत भी मिलती है, कंपटीशन, टीम भावना सब आती है। और लाठी भी आत्मरक्षा के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है, वो भी आना चाहिए। और गीत संगीत पे भी अपनी जो लोकल गीत संगीत है उसको भी सहेजना चाहिए। तो एक ग्रुप हर गांव में बनेगा तो सभी चीज़ इसमें धीरे धीरे शामिल होती जाएगी। और इसके साथ में जो अकेलापन है जो लोगों का, कई बच्चे आजकल बहुत ही ज़रा सी बात पे टेंशन में आ जाते हैं और कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा पहले जैसे दोस्त नहीं मिल रहा है जिससे दिल की बात कहें। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को करने से आपस में मेल जोल बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी, दिल की बात कहेंगे, तनाव दूर होगा और कुछ रास्ता निकलते आएगा। तो ये सब चीज़ों का उपाय मुझे लगता है कि हर गांव में और शहर में जैसे मोहल्ले हैं उनमें भी ऐसे कुछ मंच बनना चाहिए आपस में। ये भार नए जनरेशन पे है कि ऐसा मंच बनाएं, वो लोग अपना संघ बनाएं और आपस में मिलें। जी। इसी टाइम पे आपको करियर बनाना है और इसी समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी दौर रहता है। तो दोस्ती अपनी जगह है, दोस्ती रखें, उसमें नहीं है, लेकिन अपने करियर को फोकस होकर काम करना पड़ेगा। फोकस रहना ज़रूरी है, आप लाइफ में क्या चाहते हैं। फ्रेंडशिप अपनी जगह है, वो भी रखिए, लेकिन करियर के लिए फोकस होना ज़रूरी है। और साथ साथ में कुछ एक दो शौक़ पालें, चाहे गाने का हो, कोई पेंटिंग का हो, कोई स्पोर्ट्स का हो। तो इससे आपको जो एनर्जी है उसको एक चैनल मिलता है, लोगों से मिलना जुलना भी मिलता है, प्रशंसा भी मिलती है। तो ये भी एक और टेंशन दूर होता है, सबसे बड़ी बात स्ट्रेस बस्टर जो बोलते हैं। आजकल टेंशन बहुत है लोगों को, बच्चों को, तो इसका भी काम करते हैं। तो कड़ी मेहनत करें, फोकस रहें और साथ में कुछ साइड में, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे आर्ट्स है, चाहे पेंटिंग है, चाहे गायन है, किसी न किसी चीज़ का शौक़ रखें, दोस्तों से मिलते जुलते रहें, तो टेंशन कम होगा और करियर में भी आगे बढ़ेंगे। जी सर, जैसे आप पूरी ज़िंदगी चिकित्सा के क्षेत्र में आप जुड़े हो, काम किए हो, तो ऐसा कुछ मतलब जो सरकार कुछ इम्प्रूव कर सकती है चिकित्सा के क्षेत्र में, और या फिर आपके कुछ अपेक्षाएं हो सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से? वैसे आपकी बात, प्रश्न बहुत सही है और सामयिक है। वैसे मैं देख रहा हूँ कि पहले की तुलना में सरकारी चिकित्सा में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आप जैसे उदाहरण दें कि जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था रायपुर में, उसके 2-3 साल के अंदर ही बिलासपुर मेडिकल कॉलेज बन गया। अब आप मुझे लगता है 9-10 कॉलेज सरकारी कॉलेज हो गए हैं, प्राइवेट भी हो गए हैं। पहले की तुलना में सरकारी अस्पतालों में भी सुविधा बढ़ी है, ये भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उसके लिए सरकार को साधुवाद और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट की और भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी जितने बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एक तो स्टाफ कम रहती है, स्टाफ पूरी की भरपाई नहीं हो पाती। जनरली देखा गया है स्टाफ की भरपाई नहीं हो पाती, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो। इक्विपमेंट की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है। इक्विपमेंट ख़राब होते हैं तो उसकी समुचित सुधारने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ख़राब इंस्ट्रूमेंट पड़े रह जाते हैं। तो इन सब चीज़ में सरकार से मेरी गुजारिश है, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा है और भी रहेगी। तो स्टाफ भरे, चाहे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, नए नए इक्विपमेंट्स हो रहा है, और इक्विपमेंट कुछ ख़राब होते हैं तो उसको सुधारने का एक सिस्टम होता है, चाहे कंपनी से AMC करें, लोकल बायोमेडिकल इंजीनियर्स रखें। तो जो भी ऐसा सिस्टम बना के रखें, कुछ जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब होता है उसको बराबर उसका रिपेयर किया जा सके ताकि पेशेंट को सफ़र ना करे। तो ये मेरी अपेक्षा है। ठीक। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको ज्वाइन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक आपके लाइफ की जर्नी, जो आपकी जर्नी आपने हमें से आज शेयर किया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच हमको ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, बुलाने के लिए आपके स्टूडियो में और बात रखने के लिए। जी।